पहाड़ों वाले जंगल में एक गौरी कवि रहती थी जो पक्षियों के अंडे पाला करती थी। जिस भी पक्षी का अंडा होता वो अंडा ले जाकर गौरी कवि को दे देता। गौरी कवि उस अंडे की रखवाली करती, उसको घरमाइश देती और जब अंडे से बच्चा निकल आता तो वापस पक्षियों को दे आती। गौरी कवि का काम अच्छा चलता था और वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती थी। एक दिन गौरी कवि की सहेली पिंकी गौरी को फोन करती है। गौरी मेरी सहेली, आओ आज शहर वाले जंगल चले। आज वहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, हर तरह के झूले और तरह तरह की खाने की चीजें होंगी। हम दोनों खूब मजा करेंगी। पिंकी, तुम्हें तो पता ही है, जब से मैंने ये अंडे पालने वाला काम संभाला है मेरा तो घर से बाहर निकलने का समय ही नहीं लगता। सारा दिन घर में ही गुजर जाता है। गौरी, एक तो तुमने फजूल काम शुरू कर लिया है। ऐसा करो, अंडों के ऊपर घास रख कर आ जाओ। कुछ नहीं होगा अंडों को। अगर अंडे ठीक हुए तो बच्चे तो निकल ही आएंगे। तुम्हारे ऊपर बैठने ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पिंकी, ये आइडिया भी अच्छा है। आज मैं भी तो देखूं कि अंडों पर बैठना जरूरी है भी या नहीं। अच्छा, मैं नदी पर आती हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। हाँ ठीक है, लेकिन समय पर आ जाना। अगर देर की तो वापस आने में भी देर हो जाएगी। गौरी कवि फोन रखती है और अंडे के ऊपर घास रखती है और खुद अच्छा सा तैयार होने लगे। गौरी कवि अपना बैग उठाती है और नदी पर चली जाती है। वहाँ पिंकी कवि भी आ चुकी थी। पिंकी, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। दोनों सहेलियाँ उड़ती हैं और शहर वाले जंगल चली जाती हैं। शहर वाले जंगल तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। दोनों सहेलियाँ बड़े झूले में बैठती हैं, फिर नाव झूले में बैठती हैं। वो सभी झूलों में बैठती हैं। वो दोनों सहेलियाँ पानी पूरी खाती हैं, पाव भाजी खाती हैं और तो और बड़ा पाव भी खाती हैं और मीठे में तरह तरह की मिठाइयाँ खाती हैं। और फिर शाम होते ही दोनों सहेलियाँ अपने जंगल वापस आ जाती हैं। गौरी कवि अभी घर आई ही थी कि एक अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकल आता है। इस अंडे ने तो कल फूटना था और आज तो इस पर मैं बैठी भी नहीं। ठीक कहा था पिंकी ने, मेरा अंडे पर बैठना कोई जरूरी नहीं। अंडे पर बैठे बिना ही बच्चा बाहर आ गया। फिर गौरी कवि कबूतर का बच्चा एक टोकरी में रखकर उठाती है और कबूतर के घर की तरफ चली जाती है। गौरी कवि अपने घर वापस आ जाती है। आज तो मजा ही आ गया, मेला भी देख लिया और अंडे की रखवाली किए बिना ही 100 रुपए भी कमा लिए। अब तो रोज ऐसे ही किया करूंगी। पहले अंडा रखने के पैसे मिलेंगे और फिर अंडा से बच्चा निकलने के पैसे मिलेंगे। वाह वाह, मेरी तो ऐश होगी ऐश। हमारा बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा हमारे पास आ गया। गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे अंडे की रक्षा की। ये लो 100 रुपए हमारे बच्चे की खुशी में। गौरी कवि खुशी खुशी 100 रुपए कबूतर से ले लेती है। उस दिन के बाद गौरी कवि ऐसा ही करती है। गौरी कवि हर रोज अपनी सहेली पिंकी के साथ चली जाती और किसी न किसी जंगल की सैर करती। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया जब भी अंडे देती या तो वो खराब हो जाते या फिर उनमें से बच्चे निकलने के बाद बच्चे मर जाते। इस बार भी रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। हर बार उम्मीद लगाकर बैठ जाती हूँ कि अंडे से बच्चे निकलेंगे या नहीं। इस बार पहले ही जाकर बुलबुल डॉक्टर से पूछ आती हूँ। रानो चिड़िया अपने अंडे उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। रानो, मैंने अंडों का चेकअप कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। बस इन्हें थोड़ी और घरमाइश की ज़रूरत है। देखना 10 दिनों बाद अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलेंगे। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया अंडों को उठाकर घर ले आती है। मुझे अभी से दाना ढूंढ कर रख लेना चाहिए, फिर जब मेरे बच्चे अंडों से निकल आएंगे तब मैं उन्हें ज्यादा समय दे पाऊंगी। मैं ये अंडे गौरी कवि को दे आती हूँ और पीछे से उन दिनों में भोजन इकट्ठा कर लूंगी। रानो चिड़िया अंडे उठाकर गौरी कवि के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। रानो, तुम चिंता ही मत करो, मैं 24 घंटे तुम्हारे अंडों के ऊपर ही बैठी रहूंगी। देखना 2 सुंदर सुंदर बच्चे बाहर निकलेंगे। तुम्हें पता तो है मैं अपनी फीस पहले लेती हूँ। हाँ हाँ गौरी, मैं पैसे लाई हूँ। अगर अंडों से मेरे बच्चे निकले तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। फिर चिड़िया गौरी कवि को पैसे देती है और गौरी कवि चिड़िया के अंडे रख लेती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये क्या समझती है कि मुझे कोई और काम है ही नहीं जो 24 घंटे इसके अंडों की रखवाली करूंगी। मैं तो घूमूंगी, फिरूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी।
अगले ही दिन गौरी कवि रानू चिड़िया के अंडे घोंसले में छोड़कर अपनी सहेली पिंकी कवि के साथ शहर वाले जंगल चली जाती है। रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी, जबकि गौरी कवि रानू चिड़िया के अंडों को गरमाइश दिए बिना ही कहीं घूमने निकल जाती। इसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया खुशी खुशी गौरी के घर जाती है। गौरी, क्या मेरे बच्चे आगे बाहर? अभी इतनी जल्दी बच्चे थोड़ी बाहर आते हैं। बुलबुल ने कहा था कि अगर अच्छे से गरमाइश मिले तो बच्चे जल्दी बाहर आ जाएंगे। रानो, तुम उस मोटो बुलबुल की बातों पर मत जाओ। वो तो 10 पढ़कर डॉक्टर बन गई है। डॉक्टरों वाला कोट पहन लेने से कौन सा असल में डॉक्टर बन जाता है। उसकी बातों पर इतना विश्वास मत किया करो। रानू चिड़िया उदास होकर वापस चली जाती है और फिर से अगले 10 दिन गुजरने का इंतजार करती है। लेकिन अगले 10 दिन बाद भी अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते। तुम मुझे मेरे अंडे वापस ही कर दो, मैं खुद ही संभाल लूंगी इन्हें। अच्छा, ले जाओ। मैंने तो इनकी रखवाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारा सारा दिन इन पर ही बैठी रहती हूँ। रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर फिर से डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, आपने तो कहा था कि अंडों से 10 दिन बाद बच्चे बाहर आ जाएंगे, अब तो 20 दिन हो गए। रुको, मुझे इन अंडों का चेकअप कर लेने दो। बुलबुल डॉक्टर अंडों को चेक करती है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अब कभी भी इन अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। इन अंडों को गरमाइश नहीं मिली, इसलिए ये अंडे खराब हो गए हैं। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। मेरी किस्मत ही क्यों ऐसी है? क्या मैं कभी अपने बच्चों को नहीं देख सकती? आपने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरे बच्चे बाहर आएंगे और अब आप खुद ही ऐसी बातें कर रही हो। शायद गौरी ठीक कह रही थी, आपको अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी चाहिए थी। रानो, गौरी कवि ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया, जबकि सारा दोष उसी का है। उसने तुम्हारे अंडों की सही से रखवाली नहीं की। जिसका भी दोष है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन चील गौरी कवि के पास आती है। गौरी, मेरी सहेली बीमार है, मैं उसके पास जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे अंडे की अच्छे से रक्षा करना। चील चाची, तुम चिंता ही मत करो, मैं अपना दिन रात एक कर दूंगी इस अंडे पर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चील अपने घर जाती है, अपना सामान बांधती है और अपनी सहेली के पास चली जाती है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। आज फिर गौरी कवि अपनी सहेली के साथ एक नया जंगल घूमने जा रही थी। गौरी कवि अच्छा सा तैयार होती है। जाते जाते गौरी दरवाजा जोर से बंद करती है तो अंडा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। गौरी कवि अंडे से बेखबर अपनी सहेली पिंकी कवि के साथ नए जंगल चली जाती है। उसी जंगल में चील की दोस्त का घर था। चील गौरी कवि को वहाँ घूमता हुआ देख लेती है। ये कवि यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मैंने अंडे की रखवाली करने को कहा था। चील गौरी को फोन मिलाती है। गौरी, कैसा है मेरा अंडा? चील चाची, तुम्हारा अंडा तो एकदम मस्त है। अभी तक मैं उसके ऊपर ही बैठी हूँ। अच्छा, अभी भी उसके ऊपर ही बैठी हो? हाँ हाँ चील चाची, आपने मुझे जो काम दिया है वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। चील फोन रखती है और जल्दी से अपने जंगल वापस आती है। जब वो गौरी के घर पहुँचती है तो वहाँ उसका अंडा टूटा पड़ा था। उस काली कलौटी ने मेरा अंडा तोड़ दिया। उस काली को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। शाम को जब गौरी कवि अपने घर वापस पहुँचती है तो चील को देखकर परेशान हो जाती है। चील, तुम यहाँ? काली कलौटी कहीं की, मेरा अंडा छोड़कर तुम जंगल घूमने चली जाती थी। तूने मेरा अंडा तोड़ दिया, अब मैं तेरे सारे पंख ही तोड़ दूंगी। फिर चील गौरी कवि की खूब पिटाई करती है और उसके सारे पंख तोड़ देती है। चील चली जाती है और गौरी वही लेटी रोए जा रही थी। वो तो अब हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। जंगल के सभी पक्षियों को गौरी कवि के कारनामों का पता चल जाता है, इसलिए कोई भी गौरी के पास नहीं आता और ना ही गौरी की सहेली पिंकी गौरी की मदद के लिए आती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में छोटे पक्षियों के पेपर्स होने वाले थे। सभी गरीब छोटे पक्षी दिल लगाकर मेहनत कर रहे थे। कीकी, तुम खाना खाकर हमारे घर आ जाना, हम
मिलकर पढ़ाई करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। मम्मा, कल हमारा पहला पेपर है। कुकू बेटा, दिल लगाकर मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लेकर आना। जी मम्मा, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। मुझे सारे सवाल अच्छे से याद हैं। आज कीकी भी हमारे घर आएगा, हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। जग्गू, अरे ओ जग्गू, कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारा पेपर है। चलो बैठकर पढ़ाई करो। मम्मा, देखे ना, मैं अभी तो स्कूल से पढ़कर आया हूँ और अब फिर पढ़ाई। मुझे नहीं पढ़ना अब। अच्छा जाओ, तुम कुछ देर खेल आओ। गौरी, तुम जग्गू को खराब कर रही हो। अगर ये इस बार फेल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पास होने का जुगाड़ भी लगा ही लूंगी। अगले दिन सभी छोटे पक्षी स्कूल पहुंच जाते हैं और उनका पेपर शुरू हो जाता है। सभी बच्चे पेपर लिखने लगते हैं। कुकू, अरे कुकू, इस सवाल का जवाब बता दो। पहले सवाल का जवाब। कुकू, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, प्लीज जवाब बता दो। जग्गू कुकू से सवाल का जवाब पूछ रहा था, मगर कुकू पूरी तवज्जो से अपना पेपर करने में लगन था। बच्चों, तुम बाहर जाओ, एक बार फिर पूछूंगा मैं तुम्हें। ज्यादा ही शोखा बन रहा है यहाँ। क्या मसला है? कौन बोल रहा है? सब खामोशी से अपना अपना पेपर करो, वरना पेपर लेकर क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सब छोटे पक्षी पेपर हल कर लेते हैं और जग्गू इधर उधर से मदद मांगता रह जाता है। कुछ ही देर बाद छुट्टी हो जाती है और सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जग्गू, कैसे हो रहे हैं तुम्हारे पेपर्स? बहुत अच्छे पापा, मुझे सब कुछ आता है। अगर फेल हुए ना तो बाहर वाले पेड़ से उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। बस भी करें, बेचारे बच्चे को कितना डराओगे। और चलो जग्गू, मैं तुम्हें खाना दूं। गौरी कव्वी जग्गू को रसोई में ले जाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दिलाऊंगी। मगर मम्मा, वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जाओ जाकर मुंह हाथ धोआओ और आकर खाना खाओ। फिक्र नहीं करनी मेरे बच्चे ने। मेरी प्यारी मम्मा, याहू। जग्गू खुश हो जाता है और जो थोड़ी बहुत पढ़ाई वो करता था उसने वो भी छोड़ दी थी। वो सारा दिन खेलता था। एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट भी आ जाता है। पापा देखें, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट फर्स्ट, याहू। मेरा बेटा, देखा ना कालू जी, हमारा बेटा कितना ज़हीन है। आप तो यूं ही इसे डांटते रहते थे। मम्मा, मेरी कोई भी पोजीशन नहीं आई। मम्मा, क्लास में मैं हमेशा सबसे अच्छा लेसन सुनाता था। जग्गू को तो कभी भी लेसन याद नहीं होता था और वो पेपर्स में भी बाहर खेलता रहता था। फिर वो कैसे फर्स्ट आ गया? कुकू बेटा, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कीकी भी इतना ज़हीन था, उसकी भी कोई पोजीशन नहीं आई। सब अमीर पक्षियों की पोजीशन बस। रानू चिड़िया कुकू के स्कूल में नौकरी करने का इरादा करती है और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। रानू, तुम तो बहुत ज़हीन हो, तुम कल से ही स्कूल पढ़ाने आ जाया करना। रानू चिड़िया खुश हो जाती है। रानू चिड़िया बच्चों को पढ़ाने लगती है। जग्गू, आप बताओ, घोंसला बनाने के लिए घास ज़रूरी होती है या लकड़ियाँ? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि अगर बारिशों में घोंसला टूटने का खतरा हो तो क्या करना चाहिए? आप कुकू और कीकी से पूछ लें, मुझे नहीं पता। रानू चिड़िया सब जान जाती है। वो बच्चों को पूरा साल पढ़ाती है। दिन गुजरते गए और फिर बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ना, मेरा बेटा ही फर्स्ट आना चाहिए। ये ले, रख ले। गौरी कव्वी प्रिंसिपल को एक भारी रकम देती है और वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। रानू चिड़िया अपनी क्लास में जाती है। पेपर शुरू हो जाता है। सब बच्चे लिख रहे थे, मगर जग्गू, लाल तोता और उल्लू वैसे ही बैठे थे। पेपर का वक्त खत्म होने वाला है, तुम तीनों ऐसे क्यों बैठे हो? आपको नहीं पता, हम ना लिखकर भी फर्स्ट ही आएंगे। छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया, इन बच्चों के नाम काट कर जग्गू, तोते
और उल्लू का नाम लिख दो। मगर क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरा स्कूल है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। आपको बच्चों के साथ ऐसे अन्याय करते हुए शर्म आनी चाहिए। वो मासूम बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, ये उनका हक है। कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगी हो तुम। निकल जाओ मेरे स्कूल से और दोबारा इधर का रुख मत करना। मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा के रहूंगी, देखना अब मैं क्या करती हूँ। रानो चिड़िया सब गरीब पक्षियों को जमा करती है और उन्हें सब बता देती है। मैं भी हैरान थी, मेरा बेटा इतना ज़हीन है मगर नंबर फिर भी कम ही लाता था। तो असल वजह ये थी, हम सब जाएंगे और वो स्कूल बंद करके रहेंगे। सब पक्षी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। दिल तो कर रहा है तुम्हें इस कुर्सी से उठाकर नदी में फेंकाऊं। फीस तो हम भी देते हैं, तो फिर हमारे बच्चों के साथ अन्याय क्यों? आज से कोई भी बच्चा तुम्हारे स्कूल नहीं आएगा। फिर रानो चिड़िया बच्चों को पढ़ाने लगती है और चाचा चमचम का स्कूल बंद हो जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और साथ साथ गाना गा रहा था। मैं हूँ सुंदर कौवा, मैं हूँ प्यारा कौवा, कालू कौवा नाम है मेरा, पक्षियों को ठगना काम है मेरा, ला 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 ला। कालू कौवा गाना गाते गाते झरने पर पहुंच जाता है। वो झरने के पानी में अपना अक्स देखता है और फिर खुद की तारीफें शुरू कर देता है। हाय, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मेरी कितनी प्यारी चोंच है, कितना सुंदर मैं काला कलोटा कौवा। जिस कौवे का भी मुझसे ब्याह होगा कि तो किस्मत का सितारा ही चमक उठेगा, उसे तो इतना सुंदर कौवा मुफ्त में मिल जाएगा। गौरी कौवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं झरने पर जा रही हूँ, वापस आते हुए मैं दाना लेकर आऊंगी। गौरी बेटी, किसी आवारा कौवे से बात मत करना। आजकल के कौवे बड़े चालाक हैं, अपनी झूठी बातों में फंसा लेते हैं जवान कवियों को। माँ, तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। तुम्हारी बेटी कोई इतनी सीधी नहीं है कि कोई भी आवारा कौवा उसे अपनी बातों में फंसा सके। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और झरने की तरफ जाती है। कालू कौवा जैसे ही दूर से एक कौवी को आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपने सर पर कैप और आंखों के ऊपर लाल चश्मे लगा लेता है। गौरी कौवी झरने पर आकर बैठ जाती है। मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कोई सुंदर कौवी नहीं दिखी। लेकिन अब मुझे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कौवी दिख ही गई है, जो मेरी आंखों के सामने है। गौरी कौवी कालू की बातें सुनती है और जल्दी से बोलती है, आपकी आंखों के सामने तो इस समय मैं हूँ। कालू कौवा अपनी ऐनक नीचे करता है और गौरी कौवी को आंख मारता है और पूछता है, जी जी सुंदर कौवी, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। गौरी कौवी ये बात सुनकर शर्मा जाती है। सच में आप जैसी सुंदर कौवी मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ छुपी थी आप इतने सालों से? मैं यही रहती हूँ, इस झरने से थोड़ा दूर 2 बरगद के पेड़ छोड़कर मेरा घर है। और आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई एक घर हो तो बताऊं। जब मैं शहर वाले जंगल जाता हूँ, वहाँ मेरे 2-3 महल हैं और यहाँ गांव वाले जंगल में भी मेरे 2-3 घर हैं। कारोबार ही इतना बड़ा है मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना चश्मा फिर से आंखों के ऊपर कर लेता है। गौरी तो ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? कहाँ, मैं तो आप जैसी सुंदर कौवी की तलाश में हूँ। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर गौरी कौवी कहती है, अच्छा कौवे जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। मेरे होते हुए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मेरा तो जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है आज। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बता दिया करना, मैं ला कर दूंगा आपको। आप यहीं रुके, मैं अभी जाकर लाता हूँ जलेबियाँ। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है कालू भैया, क्या दरवाजा तोड़ोगे? रानो चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अब अगर उसे भूखे पेट वापस भेजूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो।
कालू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, उनसे मैंने खुद सब्जी लेकर आनी है। रानो, मेरी बहन, मेरी इज्जत रख लो। आज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रुको मैं लाती हूँ पैसे। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और अलमारी से पैसे निकालती और वापस बाहर जाती है। ये लो कव्वे, जाओ जाकर अब अपनी बहन की भूख मिटाओ। धन्यवाद रानो बहन, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया से पैसे लेकर सीधा जलेबियों की दुकान पर जाता है, जलेबियाँ लेता है और जलेबियाँ लेकर झरने पर जाता है। मैं आ गया। ये लो सुंदर कवि, जितनी तुम्हारी बातें मीठी उतनी ही ये जलेबियां मीठी। गौरी कव्वी शर्माती है और कालू कौवे को धन्यवाद कहकर वो जलेबियाँ लेती है। कल भी यहाँ ही आ जाना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। ला 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 ला, मैं कौवा, मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, ला 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 ला। अगले दिन गौरी कव्वी फिर से झरने पर जाती है। कालू कौवा तो पहले ही झरने पर आया बैठा था। कालू जी, आज मेरा समोसे खाने को मन कर रहा है, क्या आप मुझे समोसे खिला सकते हैं? लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जो भी कहोगी वही ला कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम यही रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उड़ता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो मेरी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कालू भैया, अभी कल ही तो मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं, पहले वो पैसे तो वापस कर दो। तुम ऐसे करो, एक रजिस्टर में सारे उधार लिख लो, मैं इकट्ठे वापस कर दूंगा तुम्हें। नहीं है मेरे पास पैसे, जो पैसे थे मैं उनसे सब्जी ले आई हूँ। झूठ मत बोलो, आज तुम मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। देख लूंगा मैं तुम्हें, मेरी बात ना मानने का अंजाम भी तुम भुगतोगी। हैं? ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझसे पैसे ले रहे हो और मुझे ही डरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा कबूतर के खेत में जाता है। वहाँ कबूतर खेत में काम कर रहा था। कबूतर, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ है कालू, कुछ बताओ तो। पता नहीं क्यों सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। दवा के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी दवा 100 रुपए में आ जाएगी। जाओ, तुम ऐसा करो, लूसी से घर जाकर पैसे ले लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।